वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक अभी ये चैप्टर 3 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, बट एज यू नो दैट 2020 में सिलेबस में चेंजेस आए हैं एंड ये चैप्टर कट के हो गया है आपका चैप्टर नंबर 2 और इसका नेम भी चेंज हो गया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सिलेबस रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर किसी स्टूडेंट को है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों ही पॉलिटिकल साइंस बुक 1 एंड बुक 2 का जो सिलेबस वीडियो है वो डाला हुआ है। आप वहां से जाके सारा कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो कि किस चैप्टर में तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो इस चैप्टर में एज यू ऑल नो दैट इसमें भी काफ़ी 2 टॉपिक्स आपके कट गए हैं, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान और डेवलपमेंटल प्रोसेस वाला आपका टॉपिक इस चैप्टर में भी कट गया है। मैंने सिलेबस एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी बताया था आपको। सो ऑल यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स पॉलिटिकल फॉलोआउट, प्लस आपको न्यूली एडेड टॉपिक पढ़ने हैं जो CBSE ने अभी ऐड करे हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल एंड नीति आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी इस साल के लिए आपके ये हैं 2020 के बच्चों के लिए। नाउ व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, ये हमें अपने पास से प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जो CBSE का रेफरेंस PDF आया है उसका भी लिंक अटैच है डिस्क्रिप्शन में, उसमें कहीं भी NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में नहीं दे रखा है, बट नीति आयोग का पैराग्राफ उसमें दे रखा है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमें अपने पास से करना है। आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम हियर। ओके, और बाकी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट एज आई सजेस्टेड इन द सिलेबस वीडियो, हर एक बच्चा पूरा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ेगा, बिकॉज ये जो चैप्टर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो। तो लास्ट जो वीडियोस हैं जो मैंने लास्ट ईयर एक्सप्लेन करा था उसकी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उससे तुम पूरा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ सकते हो अपना चैप्टर, और ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टॉपिक भी उसी में हैगा, उसमें से तुम पढ़ सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हमें पढ़ना है नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल एंड सेकेंड थिंग ये है कि अगर तुम्हें इस चैप्टर के और बाकी सभी चैप्टर्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए हैंड रिटन या टाइप, सो यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। इंस्टाग्राम पे जाना, मुझे फॉलो करना एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स हैंड रिटन एंड टाइप्ड। ओके, एंड इफ यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एनी सब्जेक्ट ऑफ 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट अटैच्ड हैं, यू कैन गो एंड कंप्लीट योर सिलेबस। तो व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, उसके लिए पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जान ले दैट व्हाट इज प्लानिंग कमीशन। एज यू नो दैट पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर में पहले हमें प्लानिंग कमीशन बताया जा रहा था, बट जैसे 30% सिलेबस तुम लोगों का रिड्यूस हो गया तो ये प्लानिंग कमीशन वाला टॉपिक आपका कट गया है। बट फिर भी एक बार मैं तुम्हें फॉर योर रिवीजन प्लानिंग कमीशन बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन के बाद ही हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ेंगे तो उसकी रेलेवेंस समझ में आएगी। तो प्लानिंग कमीशन क्या थी हमारी, देखो जब हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के गए इंडिपेंडेंस के बाद तो हम काफ़ी बुरी हालत में थे। उस समय पे इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे टू डेवलप द नेशन, पॉवर्टी से बाहर निकालना और सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, देयर वर ह्यूज चैलेंजेस। तो फूड शॉर्टेजेस भी थी उस समय पे, फेमाइन्स आती थी, तो उसको कवर अप करने के लिए हमारी एक प्लानिंग कमीशन बनी। उसमें डिसाइड हुआ कि 5 साल के प्लान बने जाएंगे। एक 5 प्लान में जैसे कि हमने फोकस करा ओनली ऑन एग्रीकल्चर, फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने फोकस करा ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने फोकस करा ऑन फूड शॉर्टेजेस इन इंडिया। इस तरीके से धीरे धीरे फिर फोकस करा गया टर्शरी सर्विसेज के ऊपर। तो ऐसा हमारा पूरा प्लान बना जिसको बोला गया अंडर द प्लानिंग कमीशन। सो लेट्स स्टडी अबाउट द प्लानिंग कमीशन। मार्च 1950 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बनाती है हमारी प्लानिंग कमीशन। इट हैड एन एडवाइजरी रोल। ये ऐसी जो कमीशन थी जो एडवाइज करती थी, यानी कि इट हैड एन एडवाइजरी रोल। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैच्यूरी बॉडी थी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि ये जो प्लानिंग कमीशन है इसके बारे में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों बनी थी? ये इसलिए बनी थी कि जिससे कि ये जो यूनियन कैबिनेट होती है, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए और प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनको ये सजेस्ट करती थी, दैट एडवाइस करती थी दैट इस तरीके से प्लान्स को हमें बनाना है। एंड दे यूज टू फॉर्मुलेट द 5 ईयर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट फंक्शन। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ मैं क्योंकि ये टॉपिक कट गया है, इसलिए जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए व्हाट इज प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन क्यों बनती थी? वो जो 5 साल के प्लान्स बनते थे उसको फॉर्मुलेट करने के लिए बनती थी। एंड इसको अप्रूव कौन करता था? यूनियन कैबिनेट जो है हमारी, वो 5 ईयर प्लान्स को हमारे अप्रूव कर देती है। ठीक है, नाउ जो 5 ईयर प्लान है एटलीस्ट उनकी डेट तुम्हें याद रखनी चाहिए।
वॉट इज़ दैट? फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 to 56, 5 ईयर्स प्लेस कर देना बस। सेकेंड 5 ईयर प्लान बना 56 to 61, थर्ड 5 ईयर प्लान बना 61 to 66, फोर्थ 5 ईयर प्लान बना 1969 to 74। बीच में हुई थी हमारी प्लान हॉलीडे। नाउ ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट प्लान हॉलीडे क्यों हुई थी, ठीक है। तो आई सी दैट ट्वेल्थ कितने बच्चों ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुका है, तो मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि आपके चैप्टर में बता रखा है व्हाट इज प्लान हॉलीडे। एंड लास्ट आपका जो 12th 5 ईयर प्लान था, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, वो कब शुरू हुआ था हमारा? 2012 में, एंड 2017 तक ये चला। उसके बाद हमारा कोई प्लान नहीं बना 5 ईयर। क्यों? बिकॉज उसके बाद जो हमारी ये प्लानिंग कमीशन है, इसको रिप्लेस कर देता है नीति आयोग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का क्या काम है? प्लान्स बनाने का काम हमारी प्लानिंग कमीशन का होता है। इट सीज द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ आवर कंट्री। वो डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कंट्री के अंदर प्लान्स बनाती है, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन भी है। तो नाउ व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं पहले। इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1952। प्लानिंग कमीशन के बनने के 2 साल बाद हमारी एनडीसी बनती है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इट इज़ एपेक्स बॉडी टू टेक डिसीजंस ऑन मैटर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये एक बहुत एपेक्स यानी कि उच्च स्थल की बॉडी बनी थी हमारी। इनफैक्ट एक तरीके से आप कह सकते हो इन अ लैंग्वेज, ओके, कि ये प्लानिंग कमीशन जो है उससे भी ऊपर थी। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्लान्स होते थे लास्ट अप्रूवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही देती है, ओके, देती थी, आई मीन टू से। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, एंड इट इज़ द एपेक्स। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है ना हमारी। उसी तरीके से जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें एपेक्स लेवल पे कौन सा था? हमारा नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल। ये भी जो बॉडी है इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैचुअरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन है उसका भी आर्टिकल गिवन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जिनके आर्टिकल, जिनका नेम मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जिनका नेम मेंशन नहीं होता वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। नाउ व्हाट इज स्टैचुअरी बॉडी? कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो एक्ट लागू होता है तो बनती हैंगी, ठीक है। तो ये जो है हमारी नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि इसके लिए पार्लियामेंट में कोई एक्ट लागू नहीं हुआ, बस जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्होंने इसको अपॉइंट करा था ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एनडीसी हमारी बन गई थी इन इंडिया अगस्त 1952। अब इसका चेयरमैन कौन होता है, यानी कि कौन हेड करता है हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को? प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एनडीसी। तो कौन है हमारे इसके चेयरमैन? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरमैन होते हैं, ओके। अब इसकी कॉम्पोजिशन एंड मेंबर्स पढ़ लेते हैं कि कितने लोग होते हैं इसके अंदर, क्या इसकी कॉम्पोजिशन होती है, कौन कौन अटेंड करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर है जो चेयरमैन है, वो तो करेंगे ही। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर इसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पूरे इंडिया के अंदर होता है, ऐसा नहीं है एक पार्ट में होता है। तो हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर अटेंड करते हैं। एंड ये जो हैगा ये प्लानिंग कमीशन से जो प्रोसेस करती है प्लान्स को, उसको ये चेक करती है। हम आगे भी इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान रेडी कर दिया, उसके बाद उसका जितना भी उसके ऊपर टिक लगवाना है, यानी कि उसका करेक्शन, एक तरीके से आप अपना होमवर्क करते हो, करेक्शन टीचर करती है। तो यही हो गया प्लानिंग कमीशन इज अ स्टूडेंट। आप एक वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊँ बहुत ईजी लैंग्वेज में, और ये जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका करेक्शन करती है सारे प्लान्स का। इट रिव्यूज ऑल द 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन होते हैं इनके? एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज। इंडिया की यूनियन टेरिटरीज होती हैं, तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं इनके कंपोजिशन में, और मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जितने भी प्लानिंग कमीशन के लोग हैं वो भी एनडीसी के अंदर, एनडीसी की जो मीटिंग्स होती है उसमें आते हैंगे। सेकेंड क्या होता है हमारा? सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी एक तरीके से जो सबसे हाईएस्ट लीडर होता है, यही कह सकते हो आप। तो जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी है वही हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी होता है। ऊपर से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो काम हो गया, पेपर वर्क हो गए, सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, काफ़ी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प है वो प्लानिंग कमीशन हमारी एनडीसी को दे देती है, ठीक है। तो विद दिस आपने कॉम्पोजिशन भी पढ़ ली है। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनडीसी एंड इट्स फंक्शन, यानी कि जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये क्या काम करती है। लेट्स स्टडी।
Okay, so let's start the objectives and the functions of NDC, National Development Council. ओके तो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है आप टेकन फ्रॉम वन साइड, बिकॉज सीबीएसई के पीडीएफ में ये गिवन नहीं है, बट ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा. आई डोंट नो सीबीएसई में पीडीएफ में क्यों नहीं दिया है, जब एग्जाम में आएगा तो देना चाहिए था, बट स्टिल दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी रेलिवेंट. अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आंसर लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, डोंट वरी. जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन क्या आते हैं, कॉम्पोजिशन बताई जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ये बताया जाए उसकी मीटिंग कब हेल्ड होती थी, एंड क्या होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके फंक्शंस. तो दिस इज वेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, सो डोंट वरी गाइस. ओके तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंश्योर रैपिड एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑल ओवर द स्टेट. स्टेट मतलब यहाँ हमारी कंट्री से है कि पूरी कंट्री के अंदर बैलेंस डेवलपमेंट हो. ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया ज़्यादा डेवलप हो जाए और साउथ इंडिया ईस्ट इंडिया में कोई डेवलपमेंट ही ना आए. तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पूरे इंडिया का होना चाहिए, पर्टिकुलर पोर्शन का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए. टू प्रमोट इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब इकोनॉमी देखो, जिस समय पे प्लानिंग कमीशन बनी थी उस समय पे इकोनॉमी बहुत डाउन थी, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए एंड क्या था, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू ऑल द स्टेट्स टू डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेवलपमेंट. एक प्लेटफॉर्म मिला. यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कितनी सारी स्टेट्स हैं हमारे पास बड़ी बड़ी. हर एक को कोई जगह चाहिए जहाँ पे बैठ के सब एक दूसरे से डिस्कशन कर सके, पीसफुल डिस्कशन, नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन हो सके, जैसे कि डेवलपमेंट के ऊपर बात हो पाए, नॉर्मल बातें कर पाए वो कि किस तरीके से विकास करा जाए हमारी कंट्री का. तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म मिला, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं और वो इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं. ओके तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है हर एक स्टेट के लीडर्स को टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट. अब आ जाओ इसके ऑब्जेक्टिव्स पर. ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द गाइडलाइन ऑफ प्लान. अब जो भी प्लान बनना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनना है, इंडस्ट्री से रिलेटेड बनना है, तो जो गाइडलाइंस है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि अब आपको होमवर्क करना है, कोई असाइनमेंट बनाना है, तो गाइडलाइंस आपका टीचर ही तो प्रोवाइड करता है आपको, सेम टू सेम. नेक्स्ट क्या है, टू कंसिडर द प्लानिंग बाय द प्लानिंग कमीशन. टू कंसिडर द प्लान गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन. अब जो प्लानिंग कमीशन ने प्लान बना के दे दिया, उस प्लान को कंसिडर करना, देखो चेक करो, ठीक है, हाँ ये इसमें कुछ कमी है, ऐसा करना, कंसिडर करना उसको. क्या किसका काम है, हमारी एनडीसी का. असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज फॉर प्लान. अब रिसोर्सेज, कितना पैसा है, कितनी हमारे पास एसेट है या नहीं जो प्लान में ज़रूरत है जिनकी, तो वो सब जो रिसोर्स होता है उसका असेसमेंट करना, देखना कि इतना कुछ हमारे पास है भी या नहीं, वो काम भी एनडीसी का. प्लानिंग कमीशन प्लान बना के दे देगी, रिसोर्स का असेसमेंट हमारा एनडीसी करता है. एनडीसी में सारे हमारे मेन मेंबर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया था, ये तुम्हें याद रखना है. थर्ड क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अफेक्ट द डेवलपमेंट. ये जितना भी हमारी प्लानिंग एनडीसी हैगी, ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती है, उन जो भी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो डेवलपमेंट को होने से रोक रही हैं. अब इंडिया के अंदर काफ़ी सारे सोशल इश्यूज थे उस समय तक, इकोनॉमिक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे. तो वो कौन कौन से इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट है वो हिंडर मतलब स्टॉप हो रहा है, ये चीज़ को पकड़ना, उन बातों को पकड़ना. ये सोशल डिफरेंस है, इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसकी वजह से इकोनॉमिक हमारी आगे नहीं बढ़ी, उनको पकड़ना किसका काम था, एनडीसी का काम था. नेक्स्ट क्या हो गया, रिवाइज द प्लान्स टाइम. ऐसा नहीं हो कि देखो जो हमारे 12 प्लान चले वो घिसे पिटे प्लान हो गए हैं, जैसे कि तुम अपना एक ही आंसर हर एक क्वेश्चन में भेज दो. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक जो प्लान है वो इनोवेटिव होना चाहिए और हर एक में जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर कंट्री का होना चाहिए और हर एक जो प्लान है वो न्यू होना चाहिए. ठीक है, तो ये काम भी किसका था, एनडीसी का था. नेक्स्ट क्या होगा, गिव मेजर्स टू अचीव द एम. अब देखो प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, जो एम है उसको अचीव करना भी जरूरी है. जैसे कि इंडिया ने एक प्लान में करा दैट वी हैव टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड, यानी कि हमें अपना खाना खुद उगाना है, हमें इम्पोर्ट्स ना कराने पड़े फूड के. तो वो जो एम रखा है उस एम तक पहुंचना भी चाहिए. एनडीसी का काम है कि जो एम है उसको हमें कवर करना चाहिए. ये भी काम एनडीसी करती है. एनडीसी का फंक्शन है इंपॉर्टेंट ये कि प्लान तो तुमने बना दिया, खाली प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट कराने का काम हमारी एनडीसी का होता है. ओके, सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एनडीसी. आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब इसका दिस इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंस प्रेजेंटली. अब क्या है एनडीसी का रोल, आज के टाइम में भी तो पढ़ेंगे कि एनडीसी क्या करती है. तो अगर आज के टाइम की बात बताऊं आपको तो एनडीसी का कोई रोल नहीं रहा है. जब से नीति आयोग आ गई है, जो अभी ये बोर्ड रब करके तुम्हें नीति आयोग
आयोग सुनाऊंगी। जब से नीति आयोग आई है तो जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी कॉम्पोजिशन, जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है यानी कि नीति आयोग में जो मेंबर्स होते हैं और जो हमारी एनडीसी के मेंबर्स थे वो सेम ही है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर्स हो गए। तो नीति आयोग के आने के बाद से जो रेलेवेंस है हमारी एनडीसी की वो बिल्कुल खत्म हो गई है, और उसके बाद से ना ही एनडीसी में कोई वर्क हुआ है, ना ही एनडीसी की कोई मीटिंग हुई है जब से हमारा नीति आयोग बना है। नीति आयोग कब बना, क्या हुआ, अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है। एनडीसी हैव बीन प्रपोज टू अबॉलिश सिंस द अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जब हमारी प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हुई, अभी बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में प्लानिंग कमीशन कब अबॉलिश हुई, तब से ही बात चल रही है कि हमें एनडीसी को भी अबॉलिश कर चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन और एनडीसी तो पैरेलल चल रही थी, एक दूसरे के साथ साथ में चल रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि अब जब प्लानिंग कमीशन ही अबॉलिश कर दिए, नीति आयोग बन गई है, तो जो एनडीसी है उसको भी अबॉलिश कर देना चाहिए। बट अभी तक टिल डेट कोई ऐसा हमारा लॉ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है कि जो हमारी एनडीसी है उसको अबॉलिश कर दिया जाए। हाल अभी 2-3 साल में शायद ऐसा आ भी जाए कि एनडीसी अबॉलिश हो गई है। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। लास्ट मीटिंग कब हुई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनडीसी की लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी, वो 56th मीटिंग थी, 22 अक्टूबर 2011 को ये हुई थी। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इस समय पे हमारा कौन से प्लान के बारे में बात हुई थी, इस समय पे जो हमारा 12th 5-year प्लान हैगा उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। कब, 22 अक्टूबर 2011 को इसकी 56th मीटिंग हुई थी। उसके बाद से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। उसके बाद से जो कुछ भी काम था एनडीसी का एंड प्लानिंग कमीशन का वो नीति आयोग करा है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, नीति आयोग। एंड देन ये जो चैप्टर है आपका मेनली आपको इसमें यही पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल्स तुम्हें सिलेबस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, देख लेना, बाकी तुम्हें उससे मिल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक। इस जो टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इनमें से, तो इनको तुम्हें फुली ओके गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नीति आयोग। ओके, ये टॉपिक पहले ही बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नीति का मतलब क्या होता है, इन संस्कृत नीति वर्ड मीन्स बिहेवियर, मोरालिटी एंड गाइडेंस, यानी कि किसी का बिहेवियर, मोरालिटी एंड गाइडेंस को कहा जाता है नीति। यानी कि उस इंसान की नीति कैसी है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी मोरालिटी कैसी है। एक तरीके से आप कह सकते हो नीति इज अ संस्कृत वर्ड। अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में लिखने को आएगा कि जो नीति वर्ड है इट इज अ संस्कृत वर्ड, बट प्रेजेंटली अभी अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप देख रहे हो कितना इनोवेटिव नाम है ये, मतलब कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। अर्लियर जो थी हमारे पास वो क्या थी, प्लानिंग कमीशन, जिसके बारे में अभी तो मैं लास्टली बताया था। तभी मैंने एनडीसी पहले पढ़ाया है, नीति आयोग बाद में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब तुम्हें पता है प्लानिंग कमीशन क्या। प्लानिंग कमीशन सोशलिस्टिक मॉडल यानी कि जो सोवियत यूनियन का मॉडल था उसके ऊपर बेस थी, बिकॉज जिस समय पे प्लानिंग कमीशन बनी उस समय पे इंडिया आज़ाद हुआ था एंड हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तो हमें पॉवर्टी से ही बाहर आना था, अभी हमें अपने आप को फूड शॉर्टेजेस से बाहर निकालना था। तो उस समय पे सोशलिस्टिक मॉडल के ऊपर प्लानिंग कमीशन हमारी बनाई गई। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जैसे ही हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में एंटर हुए, ग्लोबलाइजेशन क्या, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने बाहर की कंट्रीज के साथ डील करना शुरू कर दिया। तो आपको जैसे पता है समय के साथ साथ हर चीज़ को चेंज चाहिए होता है, तो वैसे ही जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी वो इनइफेक्टिव और इररेलेवेंट बनने लगे इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी से ही जो प्लानिंग कमीशन है इट बिकेम इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट एंड पर्टिकुलरली इन कोपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो प्रेशर आ रहा था ना हमारे पे चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट, अब हमें यूएसए से भी मुकाबला करना है, चाइना से भी मुकाबला करना है, हमें टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज करनी है। तो उस रैपिड डेवलपमेंट के लिए अब प्लानिंग कमीशन हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई थी, प्लानिंग कमीशन हमारे लिए बेकार हो गई थी। तो इसीलिए ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्पीच जो हुई थी, इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच दी थी, कब,
15 अगस्त 2014 को, तो उन्होंने उस समय पे बता दिया था, ही टॉक्ड अबाउट द अबॉलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ही टोल्ड कि अब हम एक आएगा, अभी थोड़े टाइम में हम जो प्लानिंग कमीशन है उसको अबॉलिश कर देंगे। ही एक्सप्लेन्ड ऑल द रीजन। उसके बाद नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015। तो बहुत आसान है आपके लिए याद रखना, 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन 2015 को हमारी नीति आयोग इस्टेब्लिश हुई थी। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड नेसेसरी एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये जो टेक्निकल और कुछ भी प्रॉपर एडवाइजेस हो गई, वो यूनियन गवर्नमेंट कौन है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एडवाइस करेगा हमारा नीति आयोग रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। यानी कि सेंटर लेवल पे मतलब पूरे इंडिया के अंदर की पॉलिसीज के लिए भी उसे एडवाइस करेगा हमारी यूनियन गवर्नमेंट को। एट द सेम टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट्स हैं, उसके लिए भी एडवाइस करेगा। तो दोनों ही, इट वॉज अकॉर्डिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि खाली सेंटर की बात नहीं हो रही है, स्टेट लेवल पर भी जो नीति आयोग है वो अपनी जो एडवाइजेज है वो देगा हमारी यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इनके चेयरमैन होते हैं, कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो भी प्रिसाइडिंग हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो ही इसका चेयरमैन, या फिर अभी आज के टाइम पे आप कहो तो चेयरपर्सन कहना ज़्यादा सही होगा। तो चेयरपर्सन या चेयरमैन इनके कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, तो चेयरमैन कौन है या चेयरपर्सन कौन हो गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और जो वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन आप कह सकते हो, चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन है हमारे? उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको हमारे प्रधानमंत्री ही अपॉइंट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन था वो कौन थे? वो थे हमारे अरविंद पंगारिया। आपको 1 मार्क में ज़रूर आएगा ये फर्स्ट। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, हु वाज द फर्स्ट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग? तो कौन है वो? ऑब्वियस है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वही है हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। और उन्होंने सबसे पहली बार वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करा था? हमारा अरविंद पंगारिया। अब आ जाता है क्वेश्चन, हु इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग? तो हु इज ही? डॉक्टर राजीव कुमार। तो ये 1 मार्क के लिए आपको याद रखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द अदर थिंग्स अबाउट द नीति आयोग, और जो चीज़ें तुम्हारे लिए जानने के लिए ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने नेट पे से सर्च करके आपके लिए डाली है, इंस्टाग्राम नोट्स में आपको मिल जाएंगे। जो आपका जो रेफरेंस PDF दे रखा है उसमें बहुत प्रिसाइज चीज़ दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें मेंशन किया है। ओके, जो हमारा नीति आयोग है उसमें थिंक टैंक एंड बॉटम अप अप्रोच अगर क्वेश्चन आएगा तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ थिंक टैंक? जो ये हमारी नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक की तरह वर्क करती है। एक टैंक जिसमें बहुत ही इंटेलिजेंट, आप कह सकते हो बहुत ही केपेबल लोग हैं, वो थिंक करते हैं एंड दे आर वर्किंग हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इजी लैंग्वेज में आपको हो तो ठीक है। तो ये थिंक टैंक है ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट के थिंक टैंक है। यूनियन गवर्नमेंट को जो भी काम करना है सोचेगा कौन? हमारे नीति आयोग वाले। ठीक है, अब ये किसके बारे में सोचते हैं? ये सोचते हैं टू हार्मोनाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। स्टेट एंड द सेंटर जो गवर्नमेंट है उसके बीच में भी जो रिलेशनशिप है उसको हार्मोनाइज करने की सोचते हैं। एंड सेकेंडली दे थिंक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी जो कंट्री की सिक्योरिटी है उसके बारे में, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को सोचते हैं ये, और क्या क्या सोचते हैं ये? लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, जैसे डैम्स बिल्डिंग हो गई या फिर कोई बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स बिल्डिंग हो गए, जिनको 5 साल नहीं और भी ज़्यादा साल लग सकते हैं बनने में। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, न्यूक्लियर पावर इश्यूज़, कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में नीति आयोग के थिंक टैंकर्स सोचते हैं। ओके, और इसकी जो अप्रोच है दैट इज बॉटम अप अप्रोच। नाउ व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच? बॉटम अप्रोच वो होती है जिसमें स्टेट इक्वली पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो स्टेट है उनके जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, उनका जो थिंक टैंक्स है वो सोचेंगे और उनको जो स्टेट के लिए कन्वीनियंट लग रहा है वो जाके हमारे सेंटर को बताएंगे जी हमें अपने लिए ये करवाना है। दैट इज बॉटम अप अप्रोच। बट जो प्लानिंग कमीशन थी उसमें कौन सी अप्रोच थी? उसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोचेगी कि इस वाली स्टेट में हमें ये काम कराना है। तो इसमें ऊपर से ऑर्डर नीचे आ रहा है, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम थी हमारी
प्लानिंग कमीशन में। बट अब जो हमारे ये नीति आयोग की जो अप्रोच है वो क्या है, वो है बॉटम अप अप्रोच। नीचे से अप्रोच जा रही है ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट से जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इट इज़ अ बॉटम अप्रोच। और ये जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म क्या है, हमारी कंट्री में सेंटर्स भी है और स्टेट भी है, तो जो फेडरलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और जो हर एक स्टेट है उसे इक्वल पार्टिसिपेशन इसके थ्रू मिल रहा है। तो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द नीति आयोग। ओके, अब पढ़ते हैं इसकी कॉम्पोजिशन, यानी कि कौन कौन लोग होते हैं जो नीति आयोग को फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट वही है हमारे चेयरपर्सन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेकंड कौन है, वाइस चेयरपर्सन, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। थर्ड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनेट करते हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर, कौन नॉमिनेट करता है, तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं, यानी कि चेयरपर्सन नॉमिनेट करता है। सब कुछ आपको इंस्टाग्राम के नोट्स में डिटेल आंसर मिल जाएगा इसका। उसके बाद और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फुल टाइम मेंबर्स जो हर समय वहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट आप पार्ट टाइम मेंबर्स, जो नॉन यूनिवर्सिटीज से बुलाया जाता है किसी भी स्पेसिफिक इशूज़ पे, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होनी है तो IIT से नॉन मेंबर्स बुलाए जाएंगे, कोई भी आप मान सकते हो। और कौन है हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी कि जो मिनिस्ट्रीज हो गई उसमें से जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है, लॉयर्स हो गए और भी बड़े बड़े जजेस हो गए, आप कुछ भी कह सकते हो, मिनिस्ट्री के लीडर्स हो गए, होम मिनिस्टर्स हो गए, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको बुलाया जाता है। और कौन होते हैं हमारे स्पेशल इन्वाइटीज, जिनको स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, तो वो आते हैं फॉर द नीति आयोग मीटिंग। दो इसकी काउंसिल होती है, कौन सी होती है, एक होती है गवर्निंग काउंसिल और एक होती है रीजनल काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो होते हैं। सेकंड हो गई हमारी रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल ग्रुप ऑफ स्टेट में वर्क करती है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर अपनी रीजनल काउंसिल बना ली, साउथ इंडिया की सारी स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर रीजनल काउंसिल बना ली। क्यों, क्योंकि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं, तो रीजनल लेवल के लिए भी इसमें एक एक काउंसिल्स बन जाती हैं। तो हमारे कितने मेंबर्स हैं इनके कॉम्पोजिशन में, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, स्पेशल इन्वाइटीज एंड 2 काउंसिल्स है हमारी। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपका जो शॉर्ट आंसर्स है उसमें आ सकता है। विद दिस हमारा हाफ ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। ऑब्जेक्टिव्स आप चाहो तो कितने भी बना सकते हो, मैंने यहाँ 9 लिखे हैं, यू कैन लर्न एनी 5 to 6। ओके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द लाइट ऑफ नेशनल एजेंडा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग कमीशन में जो स्टेट है उसका ज़्यादा रोल नहीं था, तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जो फेडरलिज्म है उसको और स्ट्रॉन्ग करना इसका सेकंड एजेंडा है। थर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट रिलायबल स्ट्रैटेजी एट विलेज लेवल देन टेक इट टू द हायर लेवल। यानी कि विलेज लेवल है, अब आपने देखा है कि इंडिया के अंदर विलेजेस में ज़्यादा तरक्की नहीं है, तो नीति आयोग के अंडर में कहते हैं कि विलेजेस जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए कि किस तरीके से उन्हें ठीक करना है। उसके बाद जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो हम हायर लेवल पे पहुंचाएंगे। पहले क्या होता था, हायर से लोअर आती थी, नहीं, अब विलेजेस में खुद स्ट्रैटेजी बनेगी और फिर वो अप्रूव होगी फ्रॉम द सेंट्रल लेवल। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मेक नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो पूरे नेशन को सिक्योर करके चलेगी। नेक्स्ट है आपका पे अटेंशन टू द स्पेशल एंड अंडर डेवलप्ड एरिया, जो भी इंडिया का एरियाज हैं जो स्पेशली अंडर डेवलप्ड हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना था हमें अंडर द नीति आयोग। नेक्स्ट है आपका टू ग्रांट एडवाइजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टू ग्रांट एडवाइस टू आवर गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको समय समय पे एडवाइस देते रहना नीति आयोग का काम है। नेक्स्ट हो गया प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग इंटर सेक्टोरल एंड डिपार्टमेंटल इशूज़। अब किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई इशू हो गया, किसी भी स्टेट्स के अंदर कोई सेक्टर्स के अंदर इशू हो गया, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। जैसे हमारे पास वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशंस है, राष्ट्र हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे वर्ल्ड कंट्रीज बैठकर डिसाइड कर लेती हैं कुछ बात होती है तो वैसे ही हमारे पास ये जो नीति आयोग है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग एनी इशूज़ इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंटर सेक्टोरल। नेक्स्ट आ जाओ आप अपने 8th पे, टू पे अटेंशन टू द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जैसे प्लानिंग कमीशन में इतना इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं था बहुत ज़्यादा नहीं था, तो दिस इज़ द न्यू ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट लास्ट
है आपका टू इम्प्लीमेंट अदर नेसेसरी एक्टिविटीज़ फॉर नेशनल डेवलपमेंट। मैंने इसे छोटे में एंड कर दिया है, इसको ज़रूर लिख देना कि बहुत जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ है, नेसेसरी पॉलिसीज़ बनानी है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, वो हमारी नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है। तो विद दिस आपके 9 ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो गया। कोई भी 6 आप लर्न करके इसमें से लिख सकते हो। इंस्टाग्राम नोट्स में मैं 10 to 12 ही डालूंगी, सो यू कैन चूज फ्रॉम इट जो तुम्हें ईजी लग रहा होगा। तो आई होप तुम्हें नीति आयोग समझ में आ गया होगा। पहले प्लानिंग कमीशन थी, उसको रिप्लेस करा नीति आयोग ने। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गई थी। चेयरमैन कौन होते हैं या चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, ये सब आपको याद रखना है। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐड हुआ था और जब 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ तो इस टॉपिक को नहीं काटा गया। जो ऑलरेडी आपके बुक में टॉपिक्स थे उनको कट करा गया है। तो दैट मीन्स ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। सो if you have any queries you can write down in the comment section. Thank you so much for watching this video and मैंने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के 2020 के सिलेबस अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स पढ़ाने शुरू कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, तो आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। पहले भी मैं पूरा सिलेबस पढ़ा चुकी हूँ पॉलिटिकल साइंस का। नाउ आई एम टीचिंग अगेन फॉर द 2020 चेंजेस। तो आप दोबारा पढ़ सकते हो और ओल्ड चैप्टर से भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हर बच्चा अच्छे से चेक करेगा। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास में जो आपका स्कूल का ग्रुप है उस पर इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उनको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में पता चल जाए। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।